नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्थापत्य कला आज की क्लास में शुरू करेंगे। स्थापत्य कला में क्या हमें पढ़ना है ये हम क्लास में आपको भेज देंगे, क्या पढ़ना होगा। और लगभग 75 क्वेश्चंस आए हुए टॉपिक से हैं और उन टॉपिकों में जितने भी टॉपिक्स बने हुए हैं मैंने आपको स्टडी मटेरियल ब्रह्मास्त्र बैच में भेज दिया है, उसको देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले स्थापत्य कला की जब भी बात आती है हम ये समझते हैं कि हमें मंदिर, मस्जिद ये सब पढ़ना होता है। वास्तुकला के अंतर्गत या स्थापत्य कला के अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हमारे भारत में जो भी कलाएं प्रचलित रही हुई वो सभी कला किसी न किसी रूप में मंदिरों में भी पहुंची, मस्जिदों में भी पहुंची, गुरुद्वारे में भी पहुंची। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले मंदिर की कला को यानी हिंदू वास्तुकला को पढ़ना है। और हिंदू वास्तुकला के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं मंदिर। आज की क्लास में हम मंदिर की कौन कौन सी शैलियाँ हैं और कौन कौन से मंदिर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे भारत में मंदिरों की शैलियाँ। भारत में मंदिरों की शैलियाँ, ये भारत में जो मंदिर हैं इनको कितने वर्गों में रखा गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारत के सब मंदिर, टोटल मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग हैं इसके। कुल भाग कितने हैं? 3 हैं। एक बहुत सिंपल सा प्रश्न यहाँ से बन जाता है। 3 भाग में पहला भाग कौन, दूसरा भाग कौन और तीसरा भाग कौन सा है ये देख लेंगे। पहला भाग है उत्तर भारत के मंदिर। पहले भाग में उत्तर भारत के मंदिर हैं। दूसरे भाग में दक्षिण भारत के मंदिर हैं। और तीसरे भाग में मध्य भारत के मंदिर हैं। ये 3 भागों में संपूर्ण मंदिर की शैली को बांटा गया है, जिसमें उत्तर भारत के मंदिरों में जो विशेषता को लेकर मंदिर बनाए गए हैं वह नागर शैली के मंदिर कहलाते हैं। नागर शैली। तो उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में निर्मित हैं। सेकंड, दक्षिण भारत के मंदिर। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। और मध्य भारत के मंदिर
बेसर शैली या खच्चर शैली, बेसर शैली या खच्चर शैली में निर्मित है। अब एक एक करके समझेंगे। भारत में मंदिरों की कौन कौन सी शैलियां व्याप्त हैं? नागर, द्रविड़ और बेसर या खच्चर। जो उत्तर भारत के मंदिरों की विशेषता और दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता दोनों को लेकर आगे चलती है, उसे खच्चर शैली या बेसर शैली कहते हैं। तो तीन विशेषता, तीन शैली, तीन तरह के मंदिर हमारे भारत में पाए जाते हैं। तीन तरह के। प्रश्न एक बहुत नॉर्मल सा बनता है, मंदिर की शैली नहीं है, मंदिरों की शैलियों में नहीं है। ये प्रश्न बना, ऑप्शन बना नागर, द्रविड़, बेसर, मिश्रित। तो कौन सी शैली नहीं होगी? एक नॉर्मल सा प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कौन सी शैली नहीं होगी? मिश्रित शैली नहीं होगी। या अभी हमने आपको बताया कि ये ऑप्शन हटा दें। अभी हमने आपको बताया खच्चर शैली, खच्चर शैली ये भी बताया। ऐसे में जो हमारा सटीक आंसर होगा वह खच्चर शैली हो जाएगा। मतलब अगर हमारा एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो हम जो ऑब्लिक करके है उसको भी हटा देंगे, उसको भी लगा देंगे। समझ रहे हैं? खच्चर शैली तो कहा गया बेसर को, लेकिन नागर, द्रविड़, बेसर ये मुख्य शैलियां हैं। ये तो सिर्फ मिला जुला रूप होने के कारण इसको लगा दिया गया है। क्लियर हुआ? अब हम आएंगे दक्षिण भारत के मंदिरों को पढ़ेंगे। आज की क्लास में दक्षिण भारत के मंदिर में जो सबसे प्रमुख और बड़ा टॉपिक, बड़ा चैप्टर है वह दक्षिण भारत का मंदिर महाबलीपुरम है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतने प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि जितने किसी भी दक्षिण हो, चाहे मध्य हो, चाहे उत्तर हो, कहीं से भी इतने प्रश्न स्थापत्य कला में पूछे गए हो, कहीं से नहीं पूछे गए। तो ये जो दक्षिण भारत के मंदिरों में महाबलीपुरम मंदिर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से लर्न करेंगे। अगर 75 टॉपिक पर हम एक जैसा व्यवहार करेंगे, एक जैसा पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जहां से हमने 1000 बार ये बातें कही हैं, जहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं आप उनको अच्छे से पढ़ें, ज्यादा डीप में जाएं। और जहां से जैसे नवलखा मंदिर, इसको आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत, अच्छा होना भी तो चाहिए भाई, टॉपिक होना भी तो चाहिए। कितनी किसकी औकात है प्रश्न की, वो भी तो समझिए। महाबलीपुरम एक बड़ा स्थान है दक्षिण भारत का, तो जितना बड़ा स्थान है तो प्रश्न भी तो वहीं से ऐसा ही आएगा। तो जितना जिसका क्राइटेरिया है, जितना जिसका एरिया है, वहीं से प्रश्न बनेगा। बहुत ज्यादा डीप में हर टॉपिक में जाने की आवश्यकता कतई नहीं है।
तो हम आज से आपको दक्षिण भारत के मंदिरों को पढ़ाएंगे। बोर्ड्स एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और अब थोड़ा सा राहत है, नहीं तो ड्यूटी पे ड्यूटी परेशान हो गए थे। दक्षिण भारत के मंदिर, जैसे ही दक्षिण भारत के मंदिर आया सामने, वैसे ही हम जान लेंगे किस शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है वैसे दिमाग में आ जाएगा। तो दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। और हम आज की क्लास में महाबलीपुरम को पढ़ेंगे। महाबलीपुरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। महाबलीपुरम या दक्षिण भारत के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले ये जान लेंगे कि महाबलीपुरम को संरक्षण प्रदान करने वाले शासक कौन थे। तो पल्लव शासक। तो संरक्षण किन शासकों का था? पल्लव शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया था, पल्लव शासकों ने। और इसके केंद्र, कई केंद्र हैं। जैसे इसके केंद्रों में कौन कौन से केंद्र हैं बताइए? कांचीपुरम, महाबलीपुरम, पूरम, पनवेल और पट्टन नगर। ये इसके केंद्र हैं। इतने स्थानों पर पल्लव शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। दक्षिण भारत के ये स्थान हैं कौन कौन से? कांचीपुरम, महाबलीपुरम, पूरम, पनवेल और पट्टन नगर। इतने स्थानों को पल्लव शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। पल्लव शासकों ने 2 राजधानियां बनाई। पहली राजधानी बनाई कांचीपुरम और दूसरी राजधानी बनाई महाबलीपुरम। लेकिन कला के दृष्टिकोण से सबसे सिद्ध स्थान महाबलीपुरम है। महाबलीपुरम रहा। मतलब स्थान तो कई हैं, महाबलीपुरम, पूरम, पनवेल, पट्टन नगर और कांचीपुरम, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा
जो सबसे प्रमुख रहा, जहां पर पल्लव शासकों ने कला को लेकर, कला और संस्कृति को लेकर ढेर सारा काम किया, वह स्थान रहा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम इन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। अच्छा प्रश्न बनता है 16 में ये प्रश्न आया भी था टीजीटी में कि पल्लव शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो पल्लव शासकों ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाई थी और सेकंड ऑप्शन है हमारा महाबलीपुरम। यदि ऑप्शन ना हो तो इसका जो मुख्य केंद्र है कला का वह है महाबलीपुरम। द्वितीय राजधानी है महाबलीपुरम। ये कांचीपुरम, महाबलीपुरम ये है कहाँ, किस राज्य में है ये? तो स्थान देख लीजिए, यह तमिलनाडु में या चेन्नई में। महाबलीपुरम राज्य कहाँ है? तमिलनाडु या चेन्नई। अच्छा प्रश्न बनता है ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु या चेन्नई में है। अच्छा प्रश्न बन सकता है। इसका समय क्या रहा है? इसका समय है 600 से 900 ईस्वी। इसका समय, महाबलीपुरम की कला का समय 600 से 900 ईस्वी। वही एनसीईआरटी कहती है 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी। एनसीईआरटी के तहत 7वीं से 8वीं शताब्दी इसका समय माना जाता है। अब हमें दोनों में कौन सा आंसर सही करना है ये देखना बहुत जरूरी है। हर प्रश्न के लगभग कला के क्षेत्र में 2 ऑप्शंस मिलते हैं। अब चूंकि 2 ऑप्शंस हैं तो हमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा देना है इसको ध्यान में रखना है। तो 7वीं 8वीं शताब्दी पहले लगाएंगे, फिर नहीं है यदि ऑप्शन में तो 600 से 900 ईस्वी लगाएंगे। ध्यान रखिएगा इसको बनने में लगभग 100 वर्षों का समय लगा है। इसको बनने में लगभग 100 वर्षों का, 7वीं से 8वीं यानी 100 इयर्स इसको पूरा होने में लगा है। अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है। महाबलीपुरम में जो कला का केंद्र रहा, पल्लवकालीन कला के केंद्र रहे, प्रमुख वहां पे मंदिर रहे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाबलीपुरम का जो प्राचीन नाम है वह मामल्लपुरम है। प्राचीन नाम मामल्लपुरम और वर्तमान नाम महाबलीपुरम है। अच्छा प्रश्न मामल्लपुरम भी बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने इस मंदिर का, इस स्थान का
निर्माण करवाया। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम का निर्माण करवाया था, स्थापना करवाई थी। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम है, द्वितीय नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना किसने करवाई? नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई। इन मंदिरों को मामल्य शैली के रथ मंदिर भी कहा जाता है। मामल्य शैली के रथ मंदिर भी कहा जाता है। ये मामल्य शैली के रथ मंदिर का क्या मतलब है? मामल्य स्थान है और यहाँ पर मंदिरों का जो आकार है वह रथ के आकार का है, इसीलिए रथ वाले मंदिर इनको कहा जाता है। तो जो आकार है यहाँ का वो कैसा है? रथ के आकार का है। इसका आकार कैसा है? रथ के आकार का है या रथाकार है, इसीलिए इस मंदिर को रथ वाला मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर सामग्री मस्ट है, सामग्री महत्वपूर्ण है। ओह माय गॉड, सामग्री में हम देखें तो सामग्री में यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। ग्रेनाइट पत्थर के साथ साथ यहाँ पर चोकोनाइट पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। चोकोनाइट पत्थर एकदम हूबहू ग्रेनाइट पत्थर की विशेषता को दर्शाता है। जैसे ग्रेनाइट हल्का भूरे रंग का होता है, वैसे ही चोकोनाइट भी हल्का भूरे रंग का होता है। तो प्रश्न बनाकर देख लेंगे कि प्रश्न कैसा आ सकता है। अच्छा प्रश्न हो सकता है ये भी, इतना देख लें फिर इरेज करें। कोई भी मंदिर होगा, कौन कौन सा? जैसे तलगिरीश्वर मंदिर, जैसे कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, जैसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर। कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके से बना, प्रश्न बना कांचीपुरम, प्रश्न बना महाबलीपुरम, के मंदिरों में कोई भी दक्षिण भारत में जो मामल्य शैली के मंदिर बने हुए हैं उन सभी A to Z की बात हम कर रहे हैं। तो महाबलीपुरम के मंदिरों में किस सामग्री का प्रयोग हुआ है? यदि प्रश्न ये बनता है और ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन है, वही दो ऑप्शन को हम यहाँ पे रखेंगे। एक है ग्रेनाइट और दूसरा है चोकोनाइट।
अब ऐसे में हम कौन सा आंसर दें? ऐसे में हमें क्या उत्तर देना चाहिए? ऐसे में हमें ग्रेनाइट पत्थर देना है। किसी भी मंदिर के लिए, चाहे वो सिंहेश्वर हो, तलगिरेश्वर हो, महाबलीपुरम हो, दक्षिण भारत में कांचीपुरम से रिलेटेड पल्लव शासकों से संबंधित कोई भी मंदिर होगा, सामग्री के लिए हम हमेशा ग्रेनाइट भी लगाएंगे। हाँ, ऑप्शन के न रहने पे, जैसे ऑप्शन हटाया, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, चोकोनाइट, चोकोनाइट, चूना पत्थर और डी ऑप्शन रखा, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके का यदि हमें ऑप्शन मिलता है तो हमारा राइट आंसर चोकोनाइट होगा। राइट आंसर चोकोनाइट होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो विषय वस्तु रही वह मुख्य विषय वस्तु महाभारत था। मुख्य विषय वस्तु महाभारत के आख्यान रहे। इसके साथ साथ क्या रहा? महाभारत के आख्यान रहे। इसके साथ विषय वस्तु में क्या रहा? इसके साथ साथ विषय वस्तु में कई ऐसे भी यहाँ पर किरातार्जुनीयम की कथा को भी चित्रित किया गया है, ऐसा माना जाता है। तो भारवी की किरातार्जुनीयम का भी चित्रण हुआ है। किरातार्जुनीयम, महाभारत के आख्यान, इन सभी का चित्रण यहाँ पर हुआ है। अब किरातार्जुनीयम हो चाहे महाभारत हो, दोनों को यदि हम देखेंगे तो उसमें पशु, पक्षी, मानव, गंधर्व, किन्नर, इन सभी रूपों का चित्रण आ जाएगा। तो अच्छा टॉपिक भी यहाँ पे बनता है। और महाभारत के आख्यानों में जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का आख्यान रहा वह था गंगावतरण, द डिसेंट ऑफ गंगेज, द डिसेंट ऑफ गंगेज या गंगावतरण रहा है। इसके साथ साथ इसी को अर्जुन की तपस्या से भी जोड़ा जाता है। अब समस्या एक उत्पन्न होती है कि अगर हम अर्जुन की तपस्या इसे कहें तो सही है, या हम इसे द डिसेंट ऑफ गंगेज के नाम से जाने वो सही है। यदि ऑप्शन में दोनों होता है, द डिसेंट ऑफ गंगेज और अर्जुन की तपस्या, यदि दोनों होता है तो हमारा सबसे जो बेस्ट आंसर होना चाहिए अर्जुन की तपस्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भागीरथी की तपस्या नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी लिखती है वह भागीरथी की तपस्या को एग्जैक्ट आंसर में नहीं रखती है। इसलिए अर्जुन की तपस्या हमारा फर्स्ट आंसर होना चाहिए और सेकंड आंसर हमारा गंगावतरण या भागीरथी की तपस्या होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अर्जुन की तपस्या हो चाहे भागीरथी की हो, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प है वह गंगावतरण ही है, द डिसेंट ऑफ गंगेज ही है। यहाँ पर दो पैनलों में सबसे सुंदर चित्र बनाए गए। एक पैनल में अर्जुन की तपस्या है और दूसरे पैनल में भागीरथी की तपस्या है। कुछ विद्वान मानते हैं
कि ये अर्जुन की तपस्या है और कुछ विद्वान मानते हैं ये भागीरथी की तपस्या है। यहाँ पर मंदिरों का आकार रथ के समान बनाया गया है, जिसमें कुल 5 रथों को बनाया गया है। पहला रथ द्रौपदी रथ है, दूसरा अर्जुन रथ है, तीसरा भीम रथ है और चौथा युधिष्ठिर रथ, पांचवा नकुल सहदेव रथ है। ये मंदिर पूरा का पूरा एक ही पत्थर को काटकर नहीं बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अलग अलग पत्थरों को काटकर, यदि प्रश्न बनता है एकास्म पत्थर को काटकर कौन सा मंदिर बनाया गया है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया है। अलग अलग पत्थरों को काटकर बनाया गया मंदिर, लेकिन यह विश्व का सबसे बड़ा पैनलिस्ट है, पैनल है, विश्व का सबसे बड़ा म्यूरल पैनलिस्ट है, मतलब एक बड़ा आख्यान पूरे दीवार पर बनाया गया है। अच्छा प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे रथों का वर्णन देख लेंगे, रथों का क्या वर्णन है, इतना देख लें फिर हम रेस्ट करें। रथों का वर्णन, कुल कितने रथ हैं यहाँ पे? अच्छा प्रश्न बनता है। 5 रथ हैं। 5 रथों में कौन कौन सा रथ है और किस रथ की क्या विशेषता है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। और पूरे टॉपिक में दक्षिण भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा टॉपिक महाबलीपुरम ही है। महाबलीपुरम में रथों का वर्णन, इसको देख लें। कुल रथों की संख्या 5 है। 1, 2, 3, 4 और 5। पहला रथ है द्रौपदी रथ, जो आकार में सबसे छोटा है। इसका आकार अन्य 4 रथों से सबसे छोटा है, सबसे छोटा। प्रश्न बन सकता है, रथ वाले मंदिरों में सबसे छोटा आकार किस मंदिर का है, यानी किस रथ का है? तो द्रौपदी रथ का है। दूसरा है अर्जुन रथ। अर्जुन रथ ये दूसरा है और अर्जुन रथ ही सबसे सुंदर, वह सर्वश्रेष्ठ रथ मंदिर माना जाता है। प्रश्न आ चुका है और महत्वपूर्ण भी है। किस रथों में सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे सुंदर रथ मंदिर कौन सा बना हुआ है? तो अर्जुन रथ है। भीम रथ की विशेष विशेषता नहीं है। और चौथा रथ जो है वह युधिष्ठिर रथ है। इसकी भी कोई खास विशेषता नहीं है। और 5वां रथ है नकुल सहदेव रथ। नकुल सहदेव रथ, इसकी एक विशेषता है, यह एप्सिडल योजना में बना हुआ है। इसकी एक विशेषता है एप्सिडल योजना। एप्सिडल योजना का मतलब है अर्ध वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार। अर्ध वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार। अभी तक आपने 4 मंदिर रथ वाले पढ़े, जिनमें द्रौपदी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर
ये चारों रथ एक तरीके से रथ के आकार के थे, रथ के आकार के थे। लेकिन जो पांचवा हमने पढ़ा नकुल सहदेव रथ, वह रथ के आकार का ना होकर अर्धवृत्ताकार या अर्धगोलाकार है, इसीलिए इसको एप्सिडल योजना कहा गया है। ये इसकी विशेषता को दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना भी है और बन भी सकता है। नवीनतम संस्करण रथ युधिष्ठिर रथ को माना जाता है। सबसे नवीन, सबसे नया रथ युधिष्ठिर रथ को माना जाता है। अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है। इसका आकार जो है वह व्हेल मछली के आकार का है, पूरा का पूरा मंदिर। और इसकी विशेषता ये है, महाबलीपुरम में मुख्य रूप से दो देवता, एक शिव और दूसरे विष्णु, दोनों देवताओं को बराबर बराबर वहां पे दर्जा प्राप्त है। तो महाबलीपुरम के मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। अच्छा प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा भी वहां पर गजेंद्र मोक्ष, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा, ब्रह्मा जैसे विषय को भी वहां पे रखा गया है। महाभारत के आख्यान में बहुत सुंदर आख्यान गजलक्ष्मी का और गंगा अवतरण का रखा गया है। अच्छा प्रश्न ये भी बनता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और डिटेलिंग करके इसकी माप क्या है और यह वर्तमान समय में किन किन शैलियों में विभक्त है और नरसिंह देव वर्मन का अन्य नाम क्या है, महेंद्र शैली क्या है, हम इसके विषय में मामल्य शैली क्या है, महेंद्र शैली क्या है, इनके विषय में हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। आप सभी स्टूडेंट अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हैं और निश्चित रूप से आपको एक नौकरी इस वर्ष हासिल हो जाए, यही हमारी आप सभी के लिए शुभकामना है। सभी को नमस्कार।